नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं। सबसे पहले मैं आज काफ़ी उत्साहित हूं क्योंकि कल तक जो हमारे व्यूअरशिप जो डेटा है वो दिखा रहा था कि 1000 व्यूज़ को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। 4 ही दिन में 1000 लोगों ने मुझे हमारे वीडियोस को देखा है। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार और काफ़ी उत्साहित और काफ़ी एनर्जी के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष मैं खड़ा हूँ, उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली कई सारे लोगों ने स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि कल बीपीएससी एग्ज़ाम है, पीटी एग्ज़ाम है 71st। तो मैं 5 साल के पॉलिटी पीटी जो क्वेश्चंस हैं उसको आज मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्ड हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा फास्ट क्विकली, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसान हो। सवाल आप देख लें, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे जब हम लोग सवालों को देखते हैं, सवाल बनने लगते हैं तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में हम सवाल बना सकते हैं। तो 66 बीपीएससी से 70th बीपीएससी तक का हम लोग सवाल यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है ये 70th बीपीएससी का है। इसमें जो भी पॉलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे बस हम लोग उसी को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है ये 96 नंबर है, जो कहता है कि 42वें संशोधन से बाय 42nd अमेंडमेंट प्रियम्बल में दो कौन से शब्द जोड़े गए। एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक ट्रायंगल 3 वर्ड्स जोड़े गए थे जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 3 शब्द थे। हिंदी में तो 2 शब्द ही पूछ रहा है, तो 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, तो डी इसका आपके पास ऑप्शन है, इसका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 97। किसी लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। तो एक पीवीटीजी करके एक टर्म है, पीवीटीजी, जिसका मतलब है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इलेक्शन कमीशन का आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें ये आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, इनमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए, इनको इलेक्टोरल रोल में लेके आया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें पीवीटीजी जो जो टर्म है, यानी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मानक है, जिसमें लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ये 3 आधार है जिसके बेसिस पे आप पीवीटीजी को आइडेंटिफाई करते हैं। 3 क्या क्या आधार हैं? लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। जनसंख्या या तो एक जैसी हो गई है, ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, स्टैग्नेंट हो गई है या घट रही है, लिटरेसी साक्षरता बहुत कम है और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हो। ट्राइबल पॉपुलेशन में से भी एक सब ग्रुप आप कह सकते हैं जिसको हम लोग पीवीटीजी का नाम दे रहे हैं। बिहार की बात हो रही है तो बिहार में 4-5 ट्राइबल ग्रुप को इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें पहाड़िया शब्द अगर आप जानते हैं तो पहाड़िया से 2-3 टर्म निकल के आता है। मल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, बिरहोर, ये 5 जनजातियां जो हैं जिसको पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है। तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ये एक्चुअली अंडमान और निकोबार आइलैंड में सोम्पेन ट्राइबल ग्रुप रहता है। तो करंट अफेयर्स था तो उससे आपका सवाल था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए 105 क्वेश्चन नंबर 105। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 1021A, 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 102 आर्टिकल में है। 1021A के अंतर्गत लाभ का पद के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को हम लोग देख रहे हैं, सारे हम लोग नहीं देख रहे हैं। 115 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी
एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन पहले हुआ करता था हमारे लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य को नॉमिनेट किया जा सकता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। Nomination has been stopped by 104th Constitutional Amendment 2019। ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर आपका ए है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास 116, 2015 के बिहार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द किया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। ये अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात हम करते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी की बात करते हैं, उसी में मैंने आपको बताया था कि 341 एंड 342 दो आर्टिकल्स हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट की सूची कौन तैयार करेगा, शेड्यूल ट्राइब की सूची कौन तैयार करेगा। तो ये पूरी तरह से जो प्रेरोगेटिव या अधिकार जो है केंद्र सरकार का है, राष्ट्रपति का है, राज्य का नहीं है। तो ये राज्य जो सूची में बदलाव किया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये आप काम नहीं कर सकते हो, ये राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर आता है। तो वो कौन सी कम्युनिटी थी, तो तांती तत्वा, ये आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अगला जो क्वेश्चन है 125 125 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। इसका आंसर नीलम संजीवा रेड्डी है, जो दो बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ट्वाइस वो अपने पोस्ट पे रहे थे। तो इसका आंसर आपका नीलम संजीवा रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 135 में क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी जो आज हमारा जो तिरंगा है उसको किस तिथि को अपनाया गया था, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 को जो आजादी हुई उससे कुछ दिन पहले, उससे 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले की घटना है ये। तो 135 का आंसर है आपका डी, 22 जुलाई 1947। इसी दिन आपने नेशनल फ्लैग को हमने एक्सेप्ट किया था। 136 मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था। By which constitutional amendment the strength of Council of Ministers was fixed to 15% of the total strength of the House। यानी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं आज के डेट में। अगर आप कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कितनी रह सकती है, तो 15%। तो 15% निकालेंगे तो 80 के आसपास आता है फिगर। तो ये किस संशोधन से किया गया था, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका ईयर है 2003। 91st अमेंडमेंट 2003। ये आपका 136 के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 136 के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। है देखिए अनुच्छेद ये 84 नंबर क्वेश्चन है। आर्टिकल 243 जे के बारे में पूछ रहा है कि आर्टिकल 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। लेखा मतलब अकाउंट्स के जो अकाउंट्स होता है, ऑडिट, इससे संबंधित कौन रूल बना सकता है, हु कैन मेक रूल फॉर ऑडिट ऑफ पंचायत्स। 243 जे। वैसे पंचायती राज अपने आप में राज्य का विषय है, पंचायती राज राज्य का विषय है। पंचायती राज पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो पंचायती राज अपने आप में अगर आप के राज्य का विषय वस्तु है, तो राज्य का विषय वस्तु पे कौन कानून बनाता है। ऑन द सब्जेक्ट्स इन द 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार कानून बनाती है। तो ये सवाल सीधा सीधा उसी से है, राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर ही इस कानून को बनाएगा। उसके बाद 109 नेक्स्ट पेज पे होगा वो 109। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है। कटौती प्रस्ताव मींस कट मोशन।
कट मोशन बजट में आता है। बजट में अगर विरोधी दल खुश नहीं है तो वो कटौती प्रस्ताव लेके आता है, कट मोशन लेके आता है। बजट से संबंधित है, बजट में जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर नाराजगी है, तो 3 तरह के कट मोशन होते हैं, इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट एंड टोकन कट, जिसको हिंदी में टोकन कट को सांकेतिक कटौती कहते हैं, इकोनॉमिक कट को आर्थिक कटौती कहते हैं और नीतिगत कटौती पॉलिसी कट को कहते हैं। तो कट मोशन का क्या मतलब है? सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ए ऑप्शन। बजट में जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करने के लिए कट मोशन लाया जाता है। कहां लाया जाएगा? लोकसभा में ही लाया जाएगा, केवल और केवल लोकसभा में। ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये लोकसभा में ही कट मोशन लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा के पास बजट इज अ मनी बिल धन विधेयक, इसके ऊपर राज्यसभा के पास बहुत सारी शक्तियां नहीं है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? केंद्र में केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करते हैं, राज्य में राज्य के वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो बिहार के राज्य के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जी, श्री सम्राट चौधरी, इन्होंने बजट पेश किया था। 110, उसके बाद 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ये है, ग्रीन बजट। बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कौन से वर्ष में आया? तो 2020-21 में आया ग्रीन बजट। ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट को कंसीडर करके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कंसीडर करके, उसकी भी ग्रीन अकाउंटिंग होती है, ग्रीन बजटिंग होती है। तो 2020-21 के साल में ये आया था। इसके बाद 126, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 141। कितने समय में, यह भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? पुनर्विचार मीन्स रिकंसिडरेशन। गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेज सकता है, किसको? राज्य विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेचर को। कोई बिल अगर उनके पास पेश किया जाता है, रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी जो बिल है उसी को रिटर्न कर सकता है वो रिकंसिडरेशन के लिए। मनी बिल है तो उसमें रिकंसिडरेशन का ऑप्शन नहीं होता है, धन विधेयक है तो उसमें वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। तो इसलिए साधारण बिल लिखा हुआ है, यानी साधारण विधेयक को वो कितने समय में लौटा सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि संविधान में कोई भी समय सीमा तय नहीं है। संविधान के अंतर्गत कोई भी समय सीमा तय नहीं है कि राज्यपाल कितने दिन में हस्ताक्षर करेगा, कितने दिन में अप्रूवल देगा बिल के ऊपर, कितने दिन बाद रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, कितने दिन बाद वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेगा, उसको रक्षित करके रख लेगा, रिजर्व कर लेगा वो राष्ट्रपति के के लिए वो उसको रिजर्व कर लेगा बिल को। तो कोई समय सीमा नहीं है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई समय सीमा नहीं, सी ऑप्शन जो आपका है वो आंसर है। अभी ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय सीमा निर्धारित कर दिया है कि 3 महीने के अंदर आपको एक्शन लेना ही लेना है, दोनों राज्यपाल के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये किसने किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के द्वारा, जो अभी रिव्यू पिटीशन में रिव्यू उसका हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं 141। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 47। ये रहा, ये देखिए, संविधान के 10वें संविधान के 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। ये 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर उसके बारे में नहीं कह रहा है ये। अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अगर कोई एमएलए है स्टेट लेजिस्लेचर में, 10th शेड्यूल के अलावा, 10th शेड्यूल क्या है ये भी आपको जान लेना चाहिए। 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून।
दल बदल कानून में अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन कौन निर्धारित करता है, कौन इंश्योर करता है? स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष के पास शक्तियां हैं कि दल बदल कानून में किसी को अयोग्य घोषित कर सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, जो कि आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, जिसमें अयोग्य ठहराने की शक्ति किसके पास है? केंद्र में लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर। इसके अलावा अगर कोई अन्य मामला है जिसके कारण अगर अयोग्य निर्धारित करने की बात आ रही है, तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया, अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, या फिर कोई भी अन्य कारण जिसकी वजह से वो अयोग्य हो जाता है। तो इसमें किसकी शक्ति है, कौन हटा सकता है? तो केंद्र में आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि केंद्र में अगर बात आती है, केंद्र के एमपी की बात आती है, तो आंसर हो जाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और राज्य में जब बात आएगा तो राज्यपाल, राज्यपाल के पास शक्ति है 10th शेड्यूल में, और इसमें फर्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 147A, तो ये आपका 70th पीटी, जिसमें 14 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि पॉलिटी से थे। 14 क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, जिसका विश्लेषण हमने अभी देख लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका इसके जस्ट पहले वाला 69th बीपीएससी, 69th बीपीएससी। इसको मैंने इंग्लिश में किया है, पिछला वाला हिंदी में किया था, तो इस बार वाला मैंने इंग्लिश में कर लिया आपको। देखिए 57, इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। 57, the concept of directive principles of state policy in Indian constitution was borrowed from the constitution of, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? तो यूएसए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड। ये दोनों सवाल खूब पूछे जाते हैं बीपीएससी में, इसका आंसर होगा आयरलैंड। डीपीएसपी कहां से लिया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से है? तो आयरलैंड। और फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? तो यूएसए। नेक्स्ट 57 के बाद आपका 58 है। 58 सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा उसको कब दिया गया? तो ये आंसर है इसका 1975। और इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी देख लेंगे हम लोग। इससे जुड़ा हुआ जो है वो 36th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट 1975, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इसी के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58, इसके बाद 101। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। 101 हम लोग देख रहे हैं, 101। ये क्वेश्चन 101, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सही स्टेटमेंट कौन है? तो सही स्टेटमेंट कौन है वो हमें देखना है। सही स्टेटमेंट कौन है? सही स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज अ 5-member बॉडी विच इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। कोलेजियम प्रणाली क्या है? तो ये कह रहा है कि ये 5 सदस्य वाली एक बॉडी है, जिसमें भारत के वर्तमान मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, और साथ में 4 वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल कथन सही है। तो आपको जैसे पहला स्टेटमेंट आपने देख लिया कि पहला स्टेटमेंट सही है। कोलेजियम में कौन होते हैं? तो एक सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, वही बात वो कह रहा है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। तो जिस ऑप्शन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है वो आंसर आपका नहीं होगा, यानी
ये आपका कट हो गया। 3 एंड 4, 1 होना ही है आंसर में। अब 1 देखिए कि ए, सी या डी, तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन सी नहीं हो सकता है। ये आप समझ गए। सेकंड कह रहा है कि द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम। संसद ने कानून के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था स्थापना की है। बिल्कुल गलत है। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेब्लिश किया है अपने जजमेंट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के थ्रू खुद स्टेब्लिश किया है, यानी दो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है, टू इज रॉन्ग। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो दो जिसमें भी होगा वो आंसर आपका नहीं होगा, यानी बी भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अब या तो ए होगा या डी होगा। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाइए। चौथे स्टेटमेंट के बारे में कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। बिल्कुल सही है कि आज के डेट में हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जज कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है। तो 3 सही है, 1 सही है, 3 सही है। अब चौथे के बारे में पढ़ने की आपको आवश्यकता है कि आंसर तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी अपने नॉलेज के एनहांसमेंट के लिए, नॉलेज को एनरिच करने के लिए फोर्थ ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993। बिल्कुल सच सही बात है। लेकिन सेकंड पार्ट देखिए, बाय जस्टिस पीएन भगवती इन लैंडमार्क फर्स्ट जजेस केस। नहीं, ये फर्स्ट जजेस केस 1981 में आया था। ये 1993 की बात है। 1993 में ये सेकंड जजेस केस था। फर्स्ट जजेस केस में कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था स्थापना नहीं हुई थी। 1981 1993 में जो सेकंड जजेस केस था उसी में कॉलेजियम की पहली बार बात होती है। और थर्ड जजेस केस 97 98 के अराउंड, थर्ड जजेस केस में जो आज के डेट में जो 5 मेंबर बॉडी है, उस टाइम पे इसका इवोल्यूशन हुआ था। एग्जैक्ट उसका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, वो आया था आपका थर्ड जजेस केस में। तो इसका आंसर डी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 101 के बाद 102 102 102 ये क्वेश्चन है। ये दो पेज में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग 102 102 ये वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सवाल क्या है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग, इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, किसके बारे में पूछ रहा है? 42वें संशोधन के बारे में। 42वें संशोधन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अभी पिछले 70वीं में भी आपने देखा कि 42वें संशोधन से कौन से दो शब्द जोड़े गए थे, तो वो हमने देखा था। तो इसने तीनों शब्दों के बारे में जिक्र कर दिया कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी तीनों शब्द जोड़े गए थे। बिल्कुल सही है। तो पहला जो है आपका इनकरेक्ट नहीं है। तो पहला जिसमें भी ऑप्शन है उसको आप काट दीजिए। पहला तो सही है ना, तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपके पास बी और सी दो ही ऑप्शन बचे। सेकंड कहता है कि इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है ये। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आर्टिकल है आपका 51A, 51 क। और उसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? उस टाइम पे 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में उसकी संख्या 11 है। उस समय 10 थे, वर्तमान में उसकी संख्या 11 है। 11वां जो जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन से जो रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हुआ। तो उसमें गार्जियन, अभिभावक का एक कर्तव्य जोड़ दिया गया कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। तो वो एक कर्तव्य जोड़ दिया गया 86 अमेंडमेंट से। तो आज के डेट में 11 आपके पास मौलिक कर्तव्य हैं। ये कह रहा था कि उस समय 8 जोड़े गए थे, तो ये गलत है। उस समय 10 जोड़े गए थे, यानी 2 आंसर में होना ही चाहिए। 2 आंसर में होना ही चाहिए। तो मेरा 2 ही स्टेटमेंट पढ़ के आपका आंसर आ गया। आंसर ये बी और सी में, बी में 2 है ही नहीं, यानी सी होगा इसका आंसर। बाकी ऑप्शन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ लेते हैं हम लोग। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा, जिसका आर्टिकल है 39A, 43A एंड आर्टिकल 47। 39A सही है, 43A सही है, लेकिन 47 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो नया जो डायरेक्टिव जोड़ा गया था वो 48A के रूप में जोड़ा गया था। नया जो भी जोड़ा गया उसके आगे क या ए लगा हुआ है।
जो भी हमारा नीति निर्देशक तत्व है जिसमें ए लगा हुआ है या क लगा हुआ है उसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ 47 जो है ओरिजिनल है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो हमारे आंसर में आया है 2 and 3 आर इनकरेक्ट, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। Fourth, it granted power to the president in consultation with election commission to disqualify members of the state legislature. तो फोर्थ अगर हम इस आंसर के हिसाब से जाने तो सही है, यानी गवर्नर की जगह उसने क्या कहा, प्रेसिडेंट को ये पावर दे दिया कि विधायकों को भी अयोग्य ठहराने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये संशोधन किया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि 42वें संशोधन में को बाद में रिस्टोर किया गया, बहुत चीजें बदल दी गई 44वें संशोधन के द्वारा। तो कुछ जो उसमें ऐसा लगा कि जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड कर दिया गया उसको सुधार कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 103। 103 द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब आर। अनुसूचित जनजाति अगर आपको घोषित किया जाए, आपके ट्राइब को अनुसूचित जाति बनाया जाए, तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो इसमें पहला लिखता है कि इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स बिल्कुल होना ही चाहिए। आदिवासी लोग हैं, उनमें उस तरह के कुछ ट्रेड्स पाए जाते हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, उनका एक यूनिक कल्चर हो, उनका संस्कृति एकदम से अलग हो। साइनेस टू कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, उनको शर्म आती हो, उनके अंदर एक झिझक है कि मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ वो घुलते मिलते नहीं है। बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, पिछड़ापन है और ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से वो आइसोलेटेड रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं। तो चारों ही शर्त है, इसका आंसर ऑल द अबव है। 104 फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस ऑफ आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले हमने देखा था कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है। तो आयरलैंड, यहाँ मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स। ये बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है, तो मौलिक अधिकार यूएसए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद से किया गया, तो आर्टिकल 17। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको याद कर लेना है। ठीक है। 106 द अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी, ये कौन तय करता है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है 216 आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आंसर है आपका प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो आंसर था पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में यही क्वेश्चन अगर आता तो पार्लियामेंट इसका आंसर होता। हाई कोर्ट की बात है तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 107 the fifth schedule deals with the governance and protection of the interest of which specific group of people। फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, पांचवी और छठी अनुसूची जो है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है, ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करता है। तो इसमें आंसर है आपका शेड्यूल ट्राइब्स। 5 और 6 दोनों में ही ट्राइब्स की बात होती है। 6 में एएमटीएम 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां के ट्राइबल ग्रुप्स। और फिफ्थ शेड्यूल में जो है, जो मेन लैंड है हमारा, नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो मेन लैंड हमारा है, वहां 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहां आदिवासियों की जनसंख्या है, वो फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। उसमें उदाहरण के तौर पे झारखंड है, उड़ीसा है, आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे जो ट्राइबल है वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। 108 in which case did the Supreme Court of India give the first time the doctrine of basic structure of the constitution। बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है, ये कौन से जजमेंट में आया था। तो बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है आप लोगों के लिए, वो है केशवानंद भारती जजमेंट 1973। तो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसका आंसर है, जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला आया था। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज लिस्टेड इन लिस्ट 1 विद देयर ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन लिस्ट 2। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसमें एक पार्टी है जो आजादी से पहले बनी थी, रशियन क्रांति हुई थी, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रूसी क्रांति हुई थी।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिस्ट का प्रचार प्रसार चारों तरफ हो रहा था, तो वही इंडिया में भी पहुंचा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है आज़ादी से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, रूसी क्रांति के बाद। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो होता है वो 1925 में। तो बी का 3 होगा, बी का 3 देख लीजिए कहाँ कहाँ है, बी का 3 तो एक में ही है, तो आंसर हो गया आपका 1। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964, ऑप्शन ठीक ही दिया है ये। बहुजन समाज पार्टी 1984, सी का 4, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। आ जाते हैं अगले सवाल पे। 110, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। तो ये इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं है, ये आर्टिकल 120 है। वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट इज इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में ही आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हैं, कन्नड़ा में बोलना चाहते हैं, तमिल में बोलना चाहते हैं, तेलुगु में बोलना चाहते हैं, किसी भी भाषा में बोलना चाहते हैं, स्पीकर से आपको परमिशन लेना पड़ता है। स्पीकर से परमिशन लेके परमिशन ग्रांट हो जाती है, तो फिर आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। इसका आंसर आपका है 120। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119, ये फिनेंशियल इमरजेंसी से है। Which of the following is our consequences of invoking Article 360 Declaration of a Financial Emergency? 360 में वित्तीय आपात की बात की जाती है। वित्तीय आपात के दौरान क्या होता है उसके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सेलेक्ट क्या करना है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं वित्तीय आपात के बारे में और उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, The president may order the states to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the state affairs. राज्य के सभी कर्मियों का वेतन, अलावेंस, भत्तों को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वित्तीय इमरजेंसी आज तक लगा नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी अलावेंसेस कम हो सकती है। मनी बिल्स और द फाइनेंशियल बिल्स, यानी बजट की बात कर रहा है ये। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत है। वित्तीय आपात के दौरान धन विधेयक है या बजट है, उसमें राज्यपाल राष्ट्रपति की समीक्षा के लिए उसको रिजर्व कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मनी बिल को राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। तो इसमें कह रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड, नॉट वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यानी 2 आंसर में नहीं होगा। तो 2 कहां कहां है देख लीजिए, आंसर तक आप पहुंच गए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर 134 है, ऑल द अबव होगा नहीं। 2 आंसर गलत है, नॉट वर्ड से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी सैलरी आप रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ, money bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of president after they are passed by the legislature of the state. देखिए 2 और 4 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। 2 कहता है कि रिजर्व करेंगे, 2 कहता है कि रिजर्व नहीं करेंगे, 4 कहता है कि रिजर्व करेंगे। 2 या 4 में से कोई तो एक गलत है ना, तो 2 या 4 ही मेन आपका इसमें क्वेश्चंस है। 2 और 4 में जो आप पकड़ लेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 4 सही है, 4 स्टेटमेंट आपका सही है, यानी 134 इज राइट। 120, Which of the following factors could potentially contribute to a stability? ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। हमारा ये समाप्त हो जाता है। 69वीं भी समाप्त हो गया। इसमें 13 प्रश्न आए थे आपके पीटी से, पॉलिटी से। अब 68th पे आते हैं, इसमें 11 क्वेश्चन थे। 68th, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से सवाल है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कौन निकालता है? वरीयता क्रम भारत में, तो गृह मंत्रालय इसकी सूची को पब्लिश करता है, जिसमें सबसे शीर्ष पे हमारे राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के बाद जितने भी आपके राज्यों के गवर्नर हैं वो आते हैं। 5वें नंबर पे आपके फॉर्मर जो भूतपूर्व आपके राष्ट्रपति हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं।
उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सब वरीयता सूची है। तो इसमें वो कह रहा है कि लॉजिकल तरीके से अरेंज कीजिए, यानी प्रेसिडेंट 1 नंबर पे आएंगे, राष्ट्रपति 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये जो ऑर्डर आपका मिलेगा, आपका आंसर हो जाएगा। जहां भी आंसर है वो मिल जाएगा, 2 1 4 3 5, 2 1 2 1 4 3 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका आंसर है आपका विधानसभा। अगर सवाल होता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है या जिम्मेवार होता है, तो व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेवारी होती है वो गवर्नर राज्य में और केंद्र में प्रेसिडेंट, राज्यपाल और राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल या राष्ट्रपति जो केस हो, और सामूहिक रूप से लोकसभा या विधानसभा। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट शब्द अगर होगा तो गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? विधानसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किस चीज का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया? निर्णय लेने की शक्तियों का, बिल्कुल सही है, पहला सही है। पूर्ण व्यवस्था का, हाँ बिल्कुल, सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया। न्यायिक शक्तियों का नहीं, जुडिशियरी में ऐसा काम नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद फिर पंचायत लेवल पर कोर्ट की बात है। तो उसका तो संविधान में इसकी बात नहीं की गई है। बिहार के हालांकि पंचायती राज में अगर आप देखेंगे कि सरपंच की व्यवस्था है, तो बिहार राज्य के कानून में है। 73वें संशोधन में इसकी बात नहीं है। तो न्यायिक शक्तियों का नहीं होगा। बाकी 1 2 4 आंसर हो जाएगा इसका। 128, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य नहीं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये कहता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। तो गलत हो गया पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए सदस्य, बी आपका सही है। एमएलएज जो स्टेट के होते हैं वो इस चुनाव में भाग लेते हैं और राज्यसभा के सांसद को चुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है कि उपयुक्त में एक से अधिक। तो डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर राइट है। डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसको संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड चीजें क्या है? तो पहला है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, यानी एपेलेट जुरिस्डिक्शन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एपेलेट। तो ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, एपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल्कुल ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये भी है। कोलेजियम प्रणाली, ये भी है। तो आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 ईयर्स। पंचायती राज में 21 ईयर्स, विधानसभा में 25 साल, विधान परिषद में 30 साल, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, राष्ट्रपति राज्यपाल 35 साल, 35 ईयर्स। ये आप एज ध्यान रखिएगा। 131, भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, वर्ड पे ध्यान देना है आपको, नहीं है, यानी इसमें से कोई एक होगा जो गलत होगा। देख लेते हैं कौन सा है। उपभोक्ता विवाद, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में है ये, जिसे 3 स्तर पे बनाया गया है, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे उसमें अमाउंट राशि फिक्स की गई है कि 50 लाख तक का विवाद है तो जिला स्तर पे सुलझाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले पे। 50 लाख से 2 करोड़ तक स्टेट लेवल पे, और 2 करोड़ प्लस का अगर मामला है तो केंद्रीय सेंट्रल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वहां पे जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जिला के बारे में पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, ये बिल्कुल सही है। 3 सदस्य होते हैं उसमें से एक महिला होगी।
जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो सारे कथन सही हैं, तो यहीं पे हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे कथन सही हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सही हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। At what level does a पंचायत समिति ऑपरेट एट पंचायती राज स्ट्रक्चर? तो ये आपका ब्लॉक लेवल पे आता है। ग्रामीण स्तर पे पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति, और जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 133 देखते हैं हम लोग। 133 which of the following was established as the first program of community development? फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसका आंसर तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 1950s में एस्टेब्लिश हुआ था ये। द फ्रेज 134, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in article 14 of the Indian constitution has been borrowed from the constitution of equality before law, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में दो पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 135 क्या कहता है? What was the duration in the making of Indian Constitution? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये याद कर लीजिए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसका आंसर सी है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका 68वीं का भी। 68वीं में आपके 11 प्रश्न आए थे। तो अब तक हम लोगों ने कितने प्रश्न देख लिए? 14 आए थे 78 में, उसके बाद 13 69 में, 14 27 और 11। तो 38 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। 67 और 66 का हम लोग देख लेते हैं। इसमें 10-10 सवाल के आसपास आए थे। तो यहाँ देख लीजिए, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। यानी संविधान के हिसाब से 2 साल में 2 होना ही अनिवार्य है। लेकिन सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः पूछ रहा है तो 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो इसका आंसर है श्री MC सेतलवाद, श्री MC सेतलवाद। अब आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि करंट जो आपका विधि आयोग है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो करंट लॉ कमीशन है, उसके चेयरपर्सन कौन है? करंट लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? रिसेंटली बनाया गया है, रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी, इसका नाम याद रखिएगा। करंट जो है वो है आपके दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। ये 23वें लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, 23rd लॉ कमीशन, चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू होता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन होगा? 83, 172, 83, 172, 83, 172, जिसमें कि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा 83 और ड्यूरेशन ऑफ विधानसभा। इसका कार्यकाल के बारे में है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा 83 में, और विधानसभा का कार्यकाल 172 में दिया हुआ है। 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में, तो वो भी एक टर्म को समाप्त करता है, तो ये भी होगा इसका आंसर। 246 में आपको 7 शेड्यूल के बारे में है कि कानून बनाने का जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार, उसके बारे में बात है, तो 246 आपका आंसर में नहीं आएगा। तो किस अनुच्छेद में? तो ये 3 अनुच्छेद हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो आंसर है आपका ई। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है?
तो आर्टिकल 243 एम इसमें दिया हुआ है कि पंचायती राज जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है ये कौन से राज्य में लागू नहीं होगा। तो उसमें 4 राज्य हैं जिसमें नाम है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। यहाँ 3 जगहों पे नहीं होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम भी ऑप्शन में है, मेघालय भी है, नागालैंड भी है। तो आंसर हो गया आपका ई, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। तो तीन आंसर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो आंसर है 2026 तक। ये मैं पिछली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसमें मैंने डिलिमिटेशन कमीशन 82 आर्टिकल का जिक्र किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में इसको समय सीमा को बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया। 42वें संशोधन में बढ़ा के 2001 किया गया था और 84वें संशोधन के द्वारा 2026 तक इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो आंसर है इसका 2026। 46, सर्वोच्च न्यायालय एक सुप्रीम कोर्ट क्या है? मानव अधिकारों का संरक्षक है। बिल्कुल, आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना है। संविधान का अंतिम विवेचक है। बिल्कुल। सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, सब कुछ सही है। तो ये आपका देखिए कि उपयुक्त में एक से अधिक का ऑप्शन है, संघीय न्यायालय है। 47, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करती है। किस चीज की समीक्षा के लिए? करों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, करों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, करों के बंटवारा के लिए, केंद्रीय करों के। उसी तरह से राज्य में राज्य वित्त आयोग है। ये भी कौन सा है? एक संवैधानिक संस्थान है जिसका प्रत्येक 5 वर्ष में गठन होता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1953 में स्टार्ट हुआ था, नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसका क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण का आर्थिक विकास, वहां पे मानव संसाधन का विकास, आर्थिक विकास, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब सारे ऑप्शंस हैं। तो आप देखिए, मानव पूंजी का निर्माण, समरस जीवन, आर्थिक विकास। तो उपयुक्त में एक से अधिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ये आज की डेट में रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पुरानी बात हो गई। आज तो आपके 17वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब 17वें का आपको जान लेना चाहिए। तो 17वें में उस दिन मैंने क्लास में बताया था 281, सॉरी 17वें में 781, निर्वाचक मंडल में 781। इसके निर्वाचक मंडल में या फिर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी 543 प्लस 245 दैट इज 788। इसलिए ऑप्शन में आप देखेंगे कि 788 ऑप्शन है। तो इसका तो आंसर ठीक है, 788 हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में टोटल आप ऐड कर दीजिए और उसमें वैकेंसी है, जैसे इस बार था, इस बार 7 वैकेंसियां थी तो उसको माइनस कर लीजिए, यानी 781 इस बार वोट दे सकते थे। 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। कई बार अभी जो कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पिछले वीडियो में भी नीचे कमेंट में लिखा हूं, आप लोग अगर मेरे वीडियो में जाके अगर देखेंगे तो वहां मैंने लिखा है कि कुछ अखबारों में 15वें राष्ट्रपति और कुछ अखबारों में 17वें राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। इसको मैं आज आपको क्लैरिटी दे देता हूं। ये जो है अभी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति जो चुन के आए हैं, जो पहले हमारे थे राधा कृष्णन, और ये भी राधा कृष्णन है, बस शुरुआत के फर्स्ट नेम में डिफरेंस है। तो वो जो पहले राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन, उनका 2 टर्म था, 2 टर्म वो उपराष्ट्रपति रहे। तो पहले और दूसरे एक ही व्यक्ति थे। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन एक ही व्यक्ति थे। उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर का चलता रहता है। हामिद अंसारी 2007 में जब आपके उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इनका भी 2 टर्म होता है, इनका भी 2 टर्म होता है। तो हुआ क्या कि
15 व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। ये 15वें व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर आए हैं, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 टर्म के लिए रहे हैं। तो पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति एक ही व्यक्ति, उसी तरह से 13वें और 14वें एक ही व्यक्ति। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया, यानी ये 17th वाइस प्रेसिडेंट हैं और 15th पर्सन टू होल्ड दैट पोजीशन। 15वें व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पे जा रहे हैं और 17वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कितनी बार भी वो चुनाव में लड़ सकते हैं, तो कितनी भी बार, संविधान में कोई रोक नहीं है, कितनी भी बार आप चुनाव लड़ सकते हैं। यूएस में सिर्फ 2 बार। इस बार ट्रम्प साहब आप जानते हैं 4 साल के लिए दूसरी बार आए हैं, इसके बाद से दोबारा वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितनी बार भी आप बन सकते हैं। अब हम लोग आ गए 66th, इसमें 10 सवाल पूरे हो गए, इसमें भी 10 सवाल हैं, आपका 5 मिनट में हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं। 41, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला सही है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, ये नहीं है, ये गलत है। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। एक के लिए सभी कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, नहीं, सभी के लिए एक कानून, इसका वर्ड यहाँ पे रहता तो हो जाता। तो आंसर आपका इसमें यही है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 42वां, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों में सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 11th शेड्यूल है आपका, 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची के तहत ये दिया हुआ है, और आर्टिकल है आपका 243G। तो इसका आंसर डी है, ये किसी ने भी मारा है तो ये गलत है। 243G इज द राइट आंसर, 243G इज द राइट आंसर। शेड्यूल 11 जो है 243G है। अब आपको नगरपालिका म्युनिसिपालिटी वाला भी आर्टिकल जान लेना चाहिए, जिसमें कि 18 विषय शेड्यूल 12 में दिए गए हैं। वो कौन सा आर्टिकल है? तो 243W। 243W जो है उसमें आपका नगर निगम है, नगर निगम। म्युनिसिपालिटी कितने विषय हैं? तो 18। ठीक है, नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये 11 दिसंबर 2019, जरूरत नहीं है। 73वें संवैधानिक संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 73rd से पहले राजीव गांधी के समय 64th आया था, 64th, तो 64th इसका आंसर है। 64th और 65th 2 बार लाया गया था। 64th था आपका पंचायत से और 65th था नगर निगम से, लेकिन लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। तो पुनः जब पीवी नरसिम्हा राव आए तो दोबारा से 73rd और 74th लाया गया और फिर पारित हुआ। नेक्स्ट 46, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन में इसमें से कौन सी जो बातें वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में नहीं बता रहा? डिसेंट्रलाइजेशन स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बिल्कुल सही है, ऑटोनॉमी ठीक है। लोक सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन ये भी सही है। पार्टिसिपेशन, आप ग्राम सभा में जाते हैं कि लोग भाग लेते हैं इसमें, पीपल पार्टिसिपेशन ये भी सही है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये अपने आप में स्टेटमेंट है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप मत जगाइए, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, तो शायद आंसर यही होगा। नहीं है तो आपका यही होगा, तीसरा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, तो ये जो ऑप्शन है कि आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं लाना, तो ये अपने आप में गलत है। तो सी इसका आंसर है 46। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका टाटा प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए जरूरत नहीं है कि संसद की नई इमारत का निर्माण की बोली किसने जीत ली, कौन से प्राइवेट कंपनी को मिला? तो टाटा है, वो छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। 49, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? 324 यह आपको बिल्कुल याद रखना है, इस बार इंपॉर्टेंट है। और 325 भी याद रखिए, जिसके तहत वो मतदाता की जो सूची है उसको अपडेट करने की उसके पास शक्ति है। 324 में स्थापना है, 325 में इलेक्टोरल रोल का अपडेट है।
50 वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो उस टाइम पे रेखा शर्मा थी। आज के डेट में रहाटकर जो है वो आपकी विजय किशोर रहाटकर। वर्तमान में ऑप्शन है आपका विजय किशोर रहाटकर। विजय किशोर रहाटकर, ये आपकी आज के डेट की महिला आयोग की प्रमुख है। एनएचआरसी वी रामा सुब्रमण्यम, साउथ इंडियन है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके साउथ इंडियन है, वी रामा सुब्रमण्यम। तो इतना ही 55 से 60 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने आज डील किया है। जो 66वीं से लेके 70वीं पीटी में पॉलिटी के जो भी प्रश्न आए थे वो आपके समक्ष में लेकर आया हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और कल देने के बाद सवाल ज़रूर शेयर कीजिए, फिर हम लोग उसको अगली क्लास में जो कल आप टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसमें पॉलिटी का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आप अपना आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और हमारी चैनल को पे बार बार आते रहिए। इसके बाद आप लोग मेंस भी देंगे तो मेंस से संबंधित भी बहुत सारे मैटर्स आपको इस चैनल के संबंध से साझा किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।